तो गाइस, मैं आज से एक नए नॉवल को स्टार्ट करने की सोच रहा था। इस नॉवल का नाम रेवरेंड इंटेंसिटी है। आज बस उसके शुरू के 3 चैप्टर्स ही है। कमेंट्स में जरूर बताना ये नॉवल पसंद आया या नहीं, और है लाइक करना मत भूलना, और किसी और नॉवल की एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो भी बता देना। चैप्टर 1। The heart of a demon never has regret even in death। रात का गहरा अंधेरा था। पहाड़ों की ठंडी हवा खून की गंध से भरी हुई थी। बीचों बीच एक आदमी खड़ा था, फैंग युआन, जिसके फटे हरे वस्त्र हवा में झूल रहे थे जैसे युद्ध का झंडा। उसके शरीर पर अनगिनत घाव थे, लहू जमीन पर जमा हुआ था, पर उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। उसके चारों ओर जस्टिस फैक्शंस के 100 से ज्यादा लोग खड़े थे। कोई गुस्से में चिल्ला रहा था, कोई तिरस्कार से हंस रहा था। सबके चेहरे पर वही सवाल था, कब गिरेगा ये दानव? लेकिन फैंग युआन शांत था। उसकी आंखें गहरी थीं जैसे कुएं का तल, ठंडी, गहरी और बिल्कुल ना हिलने वाली। इस सीन से साफ पता चलता है कि ये आदमी बाकियों जैसा नहीं है। मौत सामने खड़ी है, पर इसका दिल अब भी स्थिर है। शायद इसी ठंडे दिमाग की वजह से ये सैकड़ों साल जिंदा रहा। आसमान में डूबता सूरज पहाड़ों को आग जैसा रंग दे रहा था। उस रोशनी में फैंग युआन मुस्कुराया, एक हल्की थकी मुस्कान। वह बोला, सूरज नीले पहाड़ों के ऊपर डूबता है, शरद चांद बसंत की हवा के साथ बहता है। सुबह बालों जैसी कोमल, रात बर्फ जैसी ठंडी। सफलता या असफलता, पीछे मुड़कर देखो तो कुछ भी नहीं बचता। ये कहते ही उसकी आंखों में पुराने जीवन की झलक चमक उठी। वह कभी अर्थ का एक साधारण चीनी विद्वान था, जिसने किस्मत के खेल में इस दुनिया में जन्म लिया। 300 साल तक उसने कष्ट झेले, फिर और 200 साल, कुल मिलाकर 500 साल का सफर एक झपकी में बीत गया। सोचो, 500 साल का अनुभव, और फिर भी वही शांत हंसी। ऐसे लोग या तो देवता होते हैं या राक्षस। फैंग युआन जानता था कि उसका अंत तय है। उसके शरीर में अब जरा भी शक्ति नहीं बची थी। दुश्मन चारों ओर से घेर चुके थे। फिर भी उसके चेहरे पर पछतावे का नाम नहीं था। वह सोचता है, मैंने स्प्रिंग ओटम सिकेडा को रिफाइन करने के लिए हजारों लोगों की बलि दी, पर पछतावा नहीं है। ये रास्ता मैंने खुद चुना था, दानव का रास्ता। अगर ये स्प्रिंग ओटम सिकेडा सच में काम करे, वह हंसते हुए कहता है, तो अगले जन्म में भी मैं दानव बनूंगा। दुश्मन चिल्लाए, वो फिर से हंस रहा है। सावधान रहो, ये हमला करने वाला है। लेकिन अचानक एक तेज विस्फोट की आवाज हुई। फैंग युआन के चारों ओर रोशनी का सैलाब फट पड़ा। वह पूरी तरह से उस ऊर्जा में लिपट गया। दृश्य बदलता है। अब हम पहुंचते हैं चिंग माओ माउंटेन पर, जहां हल्की बारिश गिर रही है और दूर एक गांव जगमगा रहा है, गू यू विलेज। वहां एक बड़ा समारोह हो रहा है। सफेद पोशाक पहने क्लैन हेड और एल्डर्स अपने पूर्वजों की आत्माओं को प्रार्थना कर रहे हैं। पूर्वजों, हमें आशीर्वाद दो। इस वर्ष हमारे युवा संतानों में महान प्रतिभा जन्म ले। गांव के लोग अगले दिन होने वाले अवेकनिंग सेरेमनी की तैयारी में है। सबके मन में उम्मीद है कि इस बार कोई ए ग्रेड टैलेंट जन्म ले, ताकि गू यू क्लैन की शान फिर से लौट सके। बातों बातों में एल्डर्स एक नाम लेते हैं, गू यू फैंग युएन। वो बच्चा तो विलक्षण है, 3 महीने में बोलने लगा, 5 साल की उम्र में कविताएं रचने लगा। अगर उसका ग्रेड ए निकला तो हमारा गांव फिर से चमक उठेगा। क्लैन हेड ये बातें सुनकर मुस्कुराता है। वह सोचता है, अगर ये बच्चा ए ग्रेड निकला तो बाइनिंग बिंग जैसे प्रतिभाशाली लोगों को भी मात दे सकता है। नरेटर, कितनी अजीब बात है। वही फैंग युएन जिसे ये लोग आशा मान रहे हैं, वही असल में 500 साल आगे का दानव है, जो अभी अभी समय में पीछे लौटा है। रात ढलती है। सभी एल्डर्स जा चुके हैं। क्लैन हेड खिड़की से बाहर देखता है। गांव की हजारों रोशनियां, हर घर में उम्मीद, हर चेहरे पर भविष्य का सपना। वह सोचता है
यही हमारे कबीले का भविष्य है। लेकिन उसी वक्त एक छोटे कमरे में खिड़की के पास खड़ा एक युवा लड़का भी उन्हीं रोशनियों को देख रहा है। वही फैंग युएन, पर इस बार अपने युवा शरीर में। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही है, लेकिन वह मुस्कुरा रहा है। तो ये सच में 500 साल पहले की दुनिया है। स्प्रिंग ऑटम सिकैडा ने काम कर दिखाया। उसका दिल कहता है, हाँ, मैं फिर से जन्म ले चुका हूं। उसी समय पर लौट आया हूं जहां सब कुछ शुरू हुआ था। वह अपनी हथेलियों को देखता है, कोमल, युवा, जीवन से भरी, और फिर उन्हें कसकर भींच लेता है। 5 साल का अनुभव, लेकिन अब यह सब एक नए आरंभ का सपना है। बारिश गिरती रहती है। कमरे की खिड़की से झांकती रोशनी उसके चेहरे को छूती है और उसकी आंखों में फिर वही ठंडी गहरी चमक लौट आती है। नैरेटर धीरे से, और यहीं से कहानी दोबारा शुरू होती है। पर इस बार नायक वो नहीं जो प्रकाश की ओर जाएगा। ये कहानी है उस आदमी की जो अंधेरे में भी खुद को भगवान समझता है। Chapter 2 Going back in time with 500 years of knowledge। कहानी अब उस पल से शुरू होती है जब फैंग युआन अपने छोटे कमरे में खिड़की के पास खड़ा है। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही हैं। हवा में मिट्टी की खुशबू है और उसके दिल में एक ही बात गूंज रही है, मैं सच में वापस आ गया हूं 500 साल पहले। वो अपनी हथेलियों को देखता है। अब वो जवान नहीं रहा, बल्कि एक 15 साल का लड़का है। लेकिन उस मासूम शरीर के अंदर बैठा है एक बूढ़ा, ठंडा, चालाक दिमाग, 500 साल का तजुर्बा, यादें, हार जीत और गुनाहों से भरा हुआ। नैरेटर, जरा सोचो, जब किसी के पास आधी सदी का अनुभव हो और उसे दोबारा जिंदगी जीने का मौका मिले, वो इंसान नहीं, एक चलता फिरता तूफान बन जाता है। फैंग युआन को अब यकीन हो चुका था कि स्प्रिंग ऑटम सिकेडा ने काम किया है। उसका शरीर फिर से जवान हो गया है। लेकिन एक बात की कमी है, सिकेडा उसके साथ वापस नहीं आई। वो गू अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि उस गू को चलाने के लिए पूरे शरीर और जान की एनर्जी लगती है। हम तो स्प्रिंग ऑटम सिकेडा सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकती है। वो धीरे से बुदबुदाता है, पर कोई बात नहीं, मैंने उसे पहले रिफाइन किया था, अब फिर कर लूंगा। अब उसके पास वो ताकत नहीं रही, लेकिन जो उसके पास है वो और भी कीमती है। 500 साल की यादें, हर खजाना, हर रहस्य, हर बड़ा युद्ध, हर महान व्यक्ति की कहानी, सब उसकी यादों में है। नैरेटर, जरा इमेजिन करो, बाकी सब अपनी किस्मत ढूंढ रहे हैं और ये आदमी पहले से जानता है किस गुफा में कौन सा खजाना है, कौन सा इंसान भविष्य में लेजेंड बनेगा और किस दिन कौन सी लड़ाई दुनिया बदल देगी। फैंग युआन लिटरली नोज द स्क्रिप्ट ऑफ डेस्टिनी। वो सोचने लगता है, इतनी सारी जानकारी है मेरे पास, लेकिन मुझे कहां से शुरू करना चाहिए? सब कुछ एकदम से तो नहीं कर सकता। उसका माथा सिकुड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि 500 साल बहुत लंबा समय है और सब कुछ याद रखना मुमकिन नहीं। कई जगह, कई खजाने सिर्फ कुछ खास दिनों या हालात में ही खुलते हैं। वो खिड़की के बाहर बारिश को देखता है और गहरी सांस लेता है। सबसे जरूरी है कल्टीवेशन। जब तक मैं गू मास्टर नहीं बनता, मैं बस एक कमजोर इंसान हूं। यहां तो एक जंगली सुअर भी मुझे मार सकता है। नैरेटर गंभीर आवाज में, ये लाइन दिखाती है कि फैंग युआन कितना प्रैक्टिकल इंसान है। वो बड़े बड़े सपने नहीं देखता, पहले सर्वाइवल फिर डोमिनेशन। फैंग युआन का मन अब बिल्कुल साफ था। उसे जल्दी से जल्दी गू मास्टर बनना होगा और इसके लिए उसे क्लैन की रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी वो खुद से कुछ नहीं कर सकता। अगर वो तीसरे लेवल का गू मास्टर बन जाए, तब वो पहाड़ छोड़कर बाहर की दुनिया में जा सकता है। अभी के लिए ये गांव एक केज है, वो सोचता है, लेकिन यही केज मेरी ट्रेनिंग ग्राउंड भी है। वो मुस्कुराता है, कल का दिन है, अवेकनिंग सेरेमनी, वहीं से सब शुरू होगा। उसे वो दिन याद आता है जब पहली बार उसका टैलेंट चेक हुआ था। उसकी किस्मत ने जैसे मजाक कर दिया था। वो जिसे सब जीनियस कहते थे, निकला सी ग्रेड, और उसका जुड़वा भाई जो हमेशा उसके साया में रहा, निकला ए ग्रेड टैलेंट। लेकिन इस बार सब अलग है।
वो वही गलती दोहराने वाला नहीं। रात गहरी हो चुकी है, तभी दरवाजा धीरे से खुलता है। उसका जुड़वा भाई फैंग ज़ैंग अंदर आता है। चेहरा मासूम, आवाज धीमी। भाई, तुम अब तक सोए नहीं? बाहर बारिश हो रही है, ठंड लग जाएगी। फैंग युआन मुड़कर उसे देखता है। एक पल को उसकी आंखों में नरमी आती है, फिर से वही ठंडापन लौट आता है। तुम हो मेरे छोटे भाई, वो धीरे से कहता है। फैंग ज़ैंग शर्माते हुए बोलता है, मैं बस खिड़की बंद करने आया था। कल सेरेमनी है, अगर आंटी और अंकल जानेंगे कि तुम जाग रहे हो तो डांटेंगे। वो सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है, जैसे बचपन से उसकी आदत हो। हमेशा झुका हुआ, हमेशा पीछे। नरेटर, फैंग ज़ैंग वो इंसान है जो जन्म से ही परछाई में रहा, और जब कोई परछाई बहुत देर तक अंधेरे में रहती है तो कभी कभी वो रोशनी से नफरत करने लगती है। फैंग युआन उसे देखता है और उसके दिमाग में पुरानी जिंदगी की झलक आती है। कैसे उनके माता पिता जल्दी मर गए थे, कैसे उनके अंकल आंटी ने इनहेरिटेंस हड़प ली थी, कैसे उसने अपने टैलेंट को छिपाने की कोशिश की थी पर फिर भी सबको इम्प्रेस करने के लिए कविताएं सुनाई, और कैसे उसका भाई, जिसे वो बचपन में प्यार करता था, बाद में उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। इस बार नहीं, वो मन में सोचता है, इस बार मैं कुछ अलग करने वाला हूं। फैंग ज़ैंग अभी भी समझ नहीं पा रहा कि उसका भाई इतना अजीब क्यों है। वो सोचता है, शायद यही जीनियस लोगों की फितरत होती है, दूसरों से अलग रहना। लेकिन असलियत कुछ और थी। फैंग युआन अब कोई साधारण इंसान नहीं था। वो एक ऐसा शिकारी बन चुका था जो पहले ही जानता था कौन शिकार है और कब वार करना है। वो अपने भाई की ओर देखता है और हल्की आवाज में कहता है, जा, अब सो जा, कल तेरा दिन बड़ा होगा। फैंग ज़ैंग को लगता है जैसे उसके भाई की नजरों में कोई रहस्य छिपा है। वो बाहर निकलता है, दरवाजा बंद करता है, और फैंग युआन फिर अकेला रह जाता है। वो धीरे से खिड़की के पास जाता है। बारिश अब थम चुकी है, पर हवा अब भी ठंडी है। उसकी आंखें आसमान की ओर उठती है और होंठों से निकलता है, ये रिवेंज मेरा मकसद नहीं है। मैं तो बस अमरता चाहता हूं। अगर रास्ता खून से होकर जाता है तो सही, मैं चलूंगा। कमरे में सन्नाटा फैल जाता है, लेकिन उस सन्नाटे में भी लगता है जैसे कोई अंधेरा हंस रहा हो, एक नई शुरुआत का, एक नए दानव के जन्म का। नरेटर, और इसी तरह अगले दिन जब सूरज निकलेगा, ये दुनिया एक ऐसे इंसान को फिर से देखेगी जो 500 साल आगे की हर चाल पहले से जानता है। फैंग युआन अब असली खेल शुरू करने वाला है। चैप्टर 3, प्लीज गो असाइड एंड स्क्रैम। सुबह का चौथा पहर चल रहा है। गांव में रात की पहरेदारी जारी है और लकड़ी की तबले की ताल से रास्तों में आवाजें गूंज रही हैं। फैंग युआन बेड पर लेटा हुआ है, पर इसकी नींद अल्प और बेचैन रही। पिछली रात उसने बहुत सोच विचार किए थे, प्लान बनाए, रास्ते सोचे। बस कुछ ही घंटे की नींद मिली थी, पर अब उसकी आंख खुल चुकी है। शरीर में थकान थी, पर दिमाग लोहे जैसा ठोस था। वह जल्दी से उठकर खिड़की तक गया। बाहर बारिश रुक चुकी थी और हवा में मिट्टी की खुशबू थी। सुबह का ठंडा आभास उसे ताजगी दे गया। नीचे से उसकी पर्सनल सर्वेंट शेन कुई की मीठी आवाज आई। वह पानी के बर्तन लेकर ऊपर आई ताकि फैंग युआन साफ सुथरा हो सके। शेन कुई सुंदर तो नहीं थी, पर उसके कपड़े अच्छे थे और वह फैंग युआन का ख्याल रखती दिखती थी। उसने फैंग युआन के कपड़े ठीक किए और धीरे से उसकी मदद की। कुछ हल्की फुल्की छुआने भी हुई, पर फैंग युआन ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके चेहरे पर वही सुन्न, शांत मुद्रा थी। नैरेटर, बीच में यह सीन दिखाता है कि फैंग युआन अब भावनाओं से बहुत दूर हो चुका है। पहले जिंदगी में उसे लोग भुलाने लगे थे, अब उसकी आंखों में दूसरों के लिए कोई नरमी बची नहीं। उसके छोटे भाई फैंग ज़ैंग भी कमरे में था। फैंग ज़ैंग का सिर झुका हुआ था, हमेशा की तरह शर्मीला और दबा हुआ। वह अपने छोटे कद और कम भाग्य की वजह से खुद को हमेशा छोटा मानता रहा। फैंग युआन और फैंग ज़ैंग दोनों में बॉडी में मिलती जुलती शक्ल थी, पर दिलों में जमीन आसमान का फर्क था। फैंग ज़ैंग की घुटन, उसकी हीन भावना, ये सब फैंग युआन को पहले से याद थे, क्योंकि उसने ये सब
दूसरी जिंदगी में पहले भी देख लिया था। फैंग युआन के मन में अब कोई बड़े प्रेम या छोटी नफरत नहीं थी। उसने अपनी जिंदगी की गहरी सोच से जाना कि बदला लेने से कुछ नहीं मिलता, बस आगे बढ़ना जरूरी है। उसके अंदर की ठंडी नीति यही थी, अगर कोई रास्ते में खड़ा हुआ तो धक्का दे दो, वरना चलने दो। उसने शेन कुई को साफ साफ कहा कि वे जा सकती रहे। शेन कुई डरती डरती चली गई। अब दोनों भाई बाहर निकलते हैं मुकाबला और प्रतियोगिता की तरफ जाने के लिए। रास्ते में और भी कई युवा दिखाई देते हैं जो सभी अगले दिन होने वाले अवेकनिंग सेरेमनी के लिए जा रहे थे। लोग चुपचाप बातें कर रहे थे। ये वही फैंग भाई है, बड़ा भाई फैंग युन जो कविताएं बनाता है, और छोटा भाई फैंग जेंग जो सबकी नजर में अब प्रतिभाशाली निकला है। कुछ में टोन चिढ़ा हुआ, कुछ में ईर्ष्या। फैंग यून को पता था कि लोग उसे देखकर क्या सोचते हैं, कि वो एक चतुर लेकिन परेशान किस्म का लड़का है। उसने अपने मन में सोचा कि लोग उसे हमेशा गलत समझते रहे। पहले वाले जीवन में भी यही हुआ था। वो जानता था कि लोग उसकी सफलता का इंतजार करते थे, पर उम्मीदें टूट गईं और अब वही लोग उससे अलग होने का मजा ले रहे थे। पर अब उसका अंदर का उद्देश्य साफ था, सर्वाइवल और आगे बढ़ना। अगर लोग ताने मारेंगे, सो व्हाट, उसे उनकी परवाह नहीं थी। रास्ते में कुछ लड़के हंसते हुए कहते हैं, देखो फैंग युआन अभी भी सोया हुआ है, इतने दिनों से वही आलस्य। फैंग जेंग कुछ शर्मिंदगी महसूस करता है, पर फैंग युआन ने शांत होकर ध्यान नहीं दिया। उसकी चाल निश्चय थी, उसकी हर सोच अगला कदम तय कर रही थी। उसे मालूम था कि आगे बड़ा खेल खेलना है और इसके लिए उसे चतुर और धैर्यशील दोनों होना पड़ेगा। अगले ही पल कहानी थोड़ी ह्यूमरस मोड़ लेती है। जैसे कि हर बड़े ड्रामे में होता है, फैंग जेंग अनियंत्रित होकर नदी के किनारे फिसल जाता है और गिरे गिरे पानी में तैरता है। सब हंसते हैं, माहौल में ताना और मजाक की फुहार आ जाती है। पर फैंग युआन बिना किसी ड्रामे के अपना भाई उठाने के लिए आगे आता है, उसको पकड़कर बाहर निकालता है और बस एक लाइन कह देता है, जा, अगला दिन तेरा बहुत बड़ा होगा। उसकी आवाज में किसी तरह की नरमी और भरोसा था। फैंग जेंग थोड़ा चकित रह जाता है। लोग अभी भी हंस रहे हैं, पर उस पल में फैंग युआन की एक छोटी मदद ने उसके भाई की नजर में बड़ा असर किया। नरेटर बीच बीच में, यहां पर दिख रहा है कि फैंग युआन में अब भी कुछ मानवता बची है, चाहे वो बहुत कम क्यों ना हो। पर ध्यान रहे, वो ये मदद केवल स्ट्रेटेजिक कारण से भी कर सकता है। कभी कभी कमजोर दिखना भी एक चाल होती है। फिर कहानी हमें खींच कर ले जाती है अवेकनिंग सेरेमनी की ओर। अगले दिन की तैयारी की हवा महक रही है। इस समारोह में युवाओं का टैलेंट देखा जाता है। यह बड़ा मौका होता है। जो ए ग्रेड निकलेगा उसे पूरा क्लैन पाल पोस कर बड़ा करेगा। बी सी डी ग्रेड्स के हिसाब से लोग अलग तरह की ट्रेनिंग, रिसोर्सेज और स्टेटस पाते हैं। इसलिए हर घर और हर दादा दादी की आंखें ये देखते हैं किसे कितनी दूरी तय करनी है उस रिवर क्रॉसिंग में। फैंग युआन के मन में चमक से भरा एक और विचार रहता है। वो सोचता है फ्लावर वाइन मॉन्क की लेगेसी के बारे में। पिछले समय में एक फ्लावर वाइन मॉन्क नाम का शख्स हुआ करता था, जिसने क्लैन के लोगों को बहुत परेशान किया था। उसने संघर्ष किया, उसने चोरी छिपे कुछ छोड़ा था। किसी ने उसकी चीजें पाई, किसी ने फायदा उठाया। फैंग युआन इस फ्लावर वाइन मॉन्क से जुड़ी चीजें ढूंढना चाहता है, खास करके उसका लिकर वर्म और जो खजाना उसके साथ दफन था। अगर वह उस लिकर वर्म को पकड़कर रिफाइन कर ले तो उसकी पर्सनल स्ट्रेंथ बड़ी तेजी से बढ़ सकती थी और वह क्लैन के पुराने मूनलाइट गू से भी बेहतर बन सकता था। वह रातों में बाहर घूमता है, शराब की बोतलें खरीदकर उनकी महक से लिकर वर्म को बुलाने की कोशिश करता है, पर अभी तक सफल नहीं हुआ। वह जानता है कि समय कम है, बहुत चीजें इस साल ही खुलेंगी और अगर वह अभी जल्दी नहीं बढ़ेगा तो अपॉर्चुनिटीज छूट जाएंगी। अकादमी में एक अध्यापक ने उन्हें गू के बारे में पढ़ाया। गू के रैंक्स, गू मास्टर्स के 9 रैंक्स और कैसे प्राइमीवल सी काम करती है। छात्र ध्यान से सुनते हैं। कुछ लोग उत्साहित हैं, कुछ चिंतित।
एल्डर बता रहे थे कि डी ग्रेड वालों की सीमा कम होती है, सी ग्रेड लोग मॉडरेट होते हैं, बी ग्रेड अच्छा समर्थन लेते हैं और ए ग्रेड वाले को पूरी तरह से पालना चाहिए, क्योंकि वही आगे चलकर क्लैन के झंडे के नेता बन सकते हैं। यही सोचकर एल्डरों में तकरार भी होती है, कौन कौन से बच्चों की जिम्मेदारी किसे देनी है। यह राजनीति भी बन जाती है क्लैन में। फैंग युआन क्लास में सोता रहता है, लोग इस पर हंसते हैं, लेकिन इसका बाहर का चेहरा जुड़ा हुआ है। वह जानता है कि अपीयरेंसेस बहुत जाल हैं। वह सोकर भी कुछ नहीं खो रहा था। उसके अंदर की ऊर्जा अलग तरह से काम कर रही थी, मेमोरीज, कैलकुलेशन और वेटिंग। वह जानता है कि चीट करना, धोखा देना, ये सारी चीजें भी इस दुनिया का हिस्सा है, पर अभी उसके पास समय नहीं था कि वो सब कुछ सामने से लड़े। उसे पहले खुद को मजबूत बनना था। कक्षा खत्म होते ही उन्हें गू रूम में भेजा जाता है, जहां से हर नए रैंक 1 गू मास्टर को अपना पहला गू चुनना है। ये बार का असाइनमेंट भी है। पहले जो गू चुनकर रिफाइन करेगा वो आगे तेजी से बढ़ेगा। कुछ लोग जल्दी निकलकर अच्छे गू चुन लेते हैं, कुछ पीछे छूट जाते हैं। फैंग युआन के लिए यह बड़ा मौका है, पर वो सोचता है पेशेंस भी जरूरी है। जल्दबाजी में गलत फैसले करने से कुछ नहीं मिलेगा। आखिरकार चैप्टर का मूड यह बनकर रहता है कि सब कुछ सरफेस पर सामान्य सा दिखता है, समारोह, तैयारी, राइवलरी, पर अंदर की स्टोरी बहुत गहरी है। फैंग युआन के साथ वही पुरानी बुद्धि, वही ठंडा दिमाग और वही उद्देश्य मौजूद है। उसने अपने पुराने जीवन की गलतियों से सीखा है और अब वो धीरे धीरे सब कुछ अपने हिसाब से मोड़ने की ठान चुका है। उसने छोटी बातों पर जोर नहीं दिया, वो बड़े खेल की तैयारी कर रहा है। नैरेटर। अंत में यह चैप्टर शुरुआत की सीढ़ी है। यहां दिखता है कि फैंग युआ सिर्फ एक युवा नहीं, उसके अंदर एक चालाक शिकारी बैठा है। वो लोगों की उम्मीदों से खेलना जानता है, वो समय का इस्तेमाल करना जानता है और सबसे बढ़कर वो जानता है कि किस वक्त नरमी दिखानी है और किस वक्त तलवार निकालनी है। आगे के चैप्टर्स में तुम्हें ये सब चालें और भी खुलकर दिखेंगी।